नमस्कार साथियों, नमस्कार राजस्थान। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आप जानते हो कि हम भारत के इतिहास का समग्र अध्ययन यानी संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम भारत के इतिहास की एक एक बारीकी देख रहे हैं और वो भी इतनी बारीकी जो शायद आपको किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। ज़रूरी नहीं कि जो दिखता है वो बिकता है। टैलेंट और अच्छी चीज़ें आपको ग्राउंड ज़ीरो पर ले जाकर ही या ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर ही तलाशी जा सकती हैं। देखिए, वीडियो तो मैं शुरू कर लूँगा। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत कम व्यू आ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जितने भी आ रहे हैं वो बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत पसंद करने का मतलब साफ है कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मेरे साथ बरकरार है और आपको बहुत मज़ा आ रहा है। और डेफिनेटली मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूँ, ये मेरा दावा है कि पूरे राजस्थान छोड़िए, आपको हिंदुस्तान में इस कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन के लिहाज से नहीं देगा। या तो ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ाएगा या ज़रूरत से कम पढ़ाएगा या फालतू की चीज़ें पकड़ा देगा। देखिए, हम कंपटीशन के लिहाज से पढ़ रहे हैं और कंपटीशन के लिहाज से क्या आएगा, कितना आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को ये बात पता होनी चाहिए अगर वो अपने आप को कोच समझे तो। और मैं अपने आप को कोच समझता हूँ, टीचर, ट्यूटर या प्रोफेसर नहीं समझता। आपके सामने मैं कोच हूँ, तो दिशा देना मेरा दायित्व बनता है। चलिए, बाकी बातें तो होती रहेगी, सीधा कंटेंट पे चलते हैं। हमने पिछले काफ़ी समय से एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले पाषाण काल की चर्चा की थी। संपूर्ण वीडियो सीरीज आप देख सकते हैं एक एक बारीकी के साथ में हमारी प्लेलिस्ट में। और उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता की भरपूर चर्चा की थी। उसके बाद में वैदिक काल की माशाल्लाह बहुत अच्छे से चर्चा की थी और वैदिक काल के बाद में महाजनपद काल की एक एक बारीकी को समझा था। लास्ट वाले वीडियो में हमने एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध संगीतियों के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम बात कर लेते हैं कि 16 महाजनपदों के बाद महाजनपद, 16 महाजनपद जो थे इंडिया के अंदर, उसके बाद में क्या हुआ। देखिए, 16 महाजनपदों में मैंने आपको बताया था कि 14 राजतंत्र थे और 2 गणतंत्र थे, यानी 14 पर निरंकुश राजाओं का शासन था और 2 पर जनता का शासन था। और ये कौन कौन से थे मैंने सब बता रखा है आपको, ठीक है। आप पहली बार इस वीडियो पे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाले वीडियोस देखें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, 16 महाजनपद है, निरंकुश राजतंत्र है। स्वाभाविक सी बात है, काम क्या है इनका, एक ही काम है, आक्रमण। सीरियल में नहीं देखा आपने, यही चीज होती थी। यानी इनका काम है राज्य विस्तार करना। और राज्य विस्तार करेंगे तो कहां करेंगे, पड़ोसी राज्यों को पीटेंगे। तो पड़ोसी राज्यों को पीटने की बनिस्पत, आपस में संघर्ष की बनिस्पत 4 शक्तिशाली राज्य बचे थे। 4 शक्तिशाली राज्य अंतिम रूप से बचे थे। और ये 4 शक्तिशाली राज्य कौन कौन से थे और यहाँ के कौन कौन से सम्राट थे जो बहुत ही पावरफुल थे। सबसे पहला जो शक्तिशाली राज्य था जिसका नाम था मगध। राजधानी में बता चुका हूं, 16 महाजनपदों में प्रारंभिक राजधानी थी राजगीर या राजगृह। और ये राजगीर या राजगृह जो था वह बिहार में था। और यहाँ का जो शक्तिशाली सम्राट था और वह था अजातशत्रु। शक्तिशाली सम्राटों की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरा शक्तिशाली साम्राज्य था वह था वत्स। राजधानी थी कौशाम्बी। सब कुछ डिटेल बता चुका हूं महाजनपदों में। और यहाँ का शक्तिशाली सम्राट था वह था उदयन। तीसरा शक्तिशाली साम्राज्य था वह था कौशल। और कौशल की 2 राजधानियां बताई थी मैंने, एक श्रावस्ती और दूसरी थी साकेत, जो बाद में साकेत
अयोध्या, जिसे अवध भी कहते हैं, और उसका शक्तिशाली सम्राट था, और वह था प्रसेनजीत। और चौथा शक्तिशाली राज्य था अवंती, और इसकी राजधानी अभी दो थी। उत्तरी राजधानी थी उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी थी माहिष्मती, और यहां का सम्राट था चंद्रप्रद्योत। इन चारों शक्तिशाली और विस्तारवादी सम्राटों ने आसपास की जितनी भी रियासतें और जितने भी साम्राज्य थे वह अपने अधीन कर लिए, उन्हें जीत लिया। मुगल सम्राट अजातशत्रु, वत्स नरेश उदयन, कौशल नरेश प्रसेनजीत और अवंती नरेश चंद्रप्रद्योत, इन्होंने आसपास के सारे साम्राज्य जो हैं वह जीत लिए। जैसे अवंती के राज ने मत्स्य जनपद जीत लिया, कौशल नरेश जो है उन्होंने काशी और पांचाल, कुरु इत्यादि साम्राज्य को अपने आगोश में ले लिया। वत्स नरेश ने काम्बोज जैसे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया, और मगध साम्राज्य ने अंग जैसे साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया था। ये चार शक्तिशाली बने थे अंतिम रूप से। इन चारों के मध्य भी आपस में संघर्ष हुआ, और अंतिम रूप से जो शक्तिशाली साम्राज्य बचा वह था मगध। कुछ लोग कहते हैं, स्पेशली वामपंथी विचारधारा के झूठे इतिहासकार, जी हाँ मैं झूठे कहूंगा, मेरे विचार में जितना मैंने गहराई से इतिहास का अध्ययन किया है उसके अकॉर्डिंग भारत का इतिहास 90% झूठा है। कुछ स्वार्थी लोगों ने 70 साल की सरकार के टुकड़ों पर पलते हुए इतिहास को तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश की है, हिंदुत्व का सफाया करने की कोशिश करने की बनिस्बत। देखिए, हिंदुत्व का सफाया उनकी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। यहाँ पर मैं अपने पर्सनल विचार बता रहा हूँ, वास्तविकता नहीं बता रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि हिंदुत्व के इतिहास को दबाने की कोशिश की ताकि मुस्लिम इतिहास को उसके बराबर लाया जाए, और अगर हिंदू और मुसलमान का इतिहास बराबर होगा तो आपस में टकराएगा, और टकराएगा तो वो हिंदू और मुस्लिम की वोट बैंक की राजनीति कर सकते हैं। और ये काम पहले किया था ब्रिटिश सरकार ने 190 साल तक, और उसके बाद में ये काम किया 70 साल की पिछली सरकार ने। और फिर भी वो सरकार, वो पार्टी आरोप लगाती है कि वर्तमान सरकार वह जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है। नहीं, ये तो फिर भी करती है या नहीं करती है, ये मेरा मैटर नहीं है। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि उसने तो बड़ी जम के की थी। ठीक है, खैर ये तो धीरे धीरे सामने पोल आ ही रही है। वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि रामायण और महाभारत का कोई अस्तित्व नहीं है। वो कहते हैं कि राम जी हुए ही नहीं थे। वो कहते हैं कि महाभारत जैसी कुछ चीज हुई नहीं थी। मैं आपको बता दूं, अजात शत्रु के पिता का नाम था जरासंध। अभी बताऊंगा कुछ देर बाद में। इसके पिता का नाम था बिंबिसार था अजात शत्रु के पिता का नाम, और बिंबिसार के जो पिता थे वे थे जरासंध। और आपको पता होगा, महाभारत देखा होगा तो आपको पता होगा कि महाभारत में जरासंध का उल्लेख है, जिसके भीम ने 2 टुकड़े किए थे। जहां तक बात है कौशल नरेश प्रसेनजीत की, कौशल नरेश प्रसेनजीत के जो पिता थे, ठीक है, उनके पिता के पिता यानी दादा, उनका नाम था कुश, और कुश किसके बेटे थे आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर भी कहते हैं वामपंथी इतिहासकार कि रामायण और महाभारत जैसी कोई चीज थी नहीं, या आप लोगों ने उसे दबा दिया गया आपके द्वारा, या फिर उसे खत्म करने की कोशिश की गई ताकि राजनीति चलती रहे। पहले ब्रिटिश सरकार करती थी डिवाइड एंड रूल, और उसके बाद 70 साल की सरकार ने 1947 के बाद किया। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, मैं हूं अपने तिरंगे के पक्ष में। हम सब प्रेम से रहते आए हैं और प्रेम से रहेंगे, तो फिर भेदभाव कैसा। बात कर लेते हैं मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य में मोटे तौर पर इसका समय मैं निर्धारित कर रहा हूं 483 ईसा पूर्व से, मोटे तौर पर, कंफर्म नहीं कह रहा हूं,
323 ईसा पूर्व के मध्य। हालांकि उससे पहले शुरू कर सकते हैं, 500 ईसा पूर्व से शुरू कर सकते हैं, 600 से मान लो। लेकिन उस समय मगध साम्राज्य नहीं था, एक मगध छोटा सा जनपद था। मगध साम्राज्य में सबसे पहला वंश जो था वह था बृहद्रथ वंश, और बृहद्रथ वंश का पहला सम्राट था और वो था खुद बृहद्रथ, और दूसरा सम्राट था जरासंध। दूसरा वंश था मगध साम्राज्य में और वो था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश का पहला सम्राट था बिंबिसार। और दूसरा सम्राट था अजातशत्रु, जिसकी चर्चा अपन कुछ देर पहले कर रहे थे। और तीसरा सम्राट था उदयन। उसके बाद में नेक्स्ट वंश था शिशुनाग वंश। उसका सम्राट था खुद शिशुनाग, और उसके बाद सम्राट था कालाशोक, जिसे काकवण भी कहते हैं, कौवे जैसा काला। उसके बाद में नेक्स्ट वंश था नंद वंश, और नंद वंश का पहला सम्राट था वह था महापद्मानंद, जिसे उग्रसेन नाम से अधिक जाना जाता है। और उसके पुत्र थे नवनंद। तो ये थे भारत के प्रमुख साम्राज्य, ठीक है, जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत इंक्लूडेड है। इनकी विशेषता क्या है और एग्जाम में क्या पॉइंट पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। देखिए, बृहद्रथ वंश का पहला सम्राट था बृहद्रथ। इन दोनों का उल्लेख महाभारत काल में मिलता है, और फिर भी कहते हैं महाभारत थी ही नहीं, तो फिर ये कहां से आ गए? वामपंथियों कहां से आ गए फिर? दूसरा साम्राज्य था हर्यंक वंश, और हर्यंक वंश का पहला सम्राट यानी संस्थापक था बिंबिसार। पहला सम्राट जहां मैंने लिखा है वो संस्थापक है, ठीक है। बिंबिसार यह गौतम बुद्ध के समकालीन थे। सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, समकालीन थे। सम्राट बिंबिसार काफी शक्तिशाली थे, और इन्हीं सम्राट के समय एक प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री जीवक रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है। जीवक, प्रसिद्ध आयुर्वेद शास्त्री, इन्हीं के दरबार में शोभा पाते थे। कहते हैं कि इन्हीं जीवक ने सबसे पहले पीलिए का इलाज किया था। ये उल्लेखित है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले हमारे आयुर्वेद शास्त्री, डॉक्टर्स वगैरह, इंजीनियर्स कितने शक्तिशाली हुए होंगे। ये पहला उल्लेख है किसी आयुर्वेदाचार्य का। उस जमाने में गौतम बुद्ध के समकालीन, यानी आज से मान सकते हैं 2500 साल पहले, पीलिए का इलाज किया था इन्होंने, एक विदेशी शासक का, ठीक है। और विदेशी शासक वो कोई और नहीं था, वही वत्स नरेश उदाईन था, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले मैंने की। ये बात उल्लेखित है। और बड़े शाणे ये फॉरेनर, अंग्रेज, ब्रिटिश लोग कहते हैं कि पोलियो का टीका जो सबसे पहले है वो जोनास ई सॉक ने बनाया था। भैया एक बात बताइए, हमारे लोगों ने क्या किया? कुछ गलती की क्या पीलिए का टीके का आविष्कार करके? गलती तो ये की कि उन्होंने कॉपीराइट नहीं करवाया। और आपने शाण पट्टी ये दिखाई कि 190 साल तक हिंदुस्तान को सिर्फ आर्थिक रूप से नहीं लूटा, हिंदुस्तान का ज्ञान भी लूटा। यहां से ये सारी चीजें लेके गए, ठीक है, और कॉपीराइट करवा लिया।
और पॉलिश मार के यानी कवर पेज चेंज करके हमको ही चिपका लिया। ये था हिंदुस्तान। देखिए, बिंबिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। इन्हें पितृहंता भी कहा जाता है, पिता का हत्यारा अजातशत्रु, सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य का सम्राट। इन्हीं अजातशत्रु का एक मंत्री था, वह काफी कूटनीतिज्ञ था, नाम था वत्सकार। और इसी वत्सकार ने वज्जी संघ को समाप्त किया था। वज्जी संघ को। और मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप वीडियो नंबर 17 देखिएगा, जिसमें वज्जी संघ के अंदर 8 संघ राज्य थे, गणतंत्र थे। ठीक है, पावा के जो है मल्ल, इसके अलावा कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, विदेह, जनकपुर के, ऐसे 8 राज्य थे, उनको समाप्त किया था। और कैसे किया था वो भी सुन लीजिए। इन्होंने 2 हथियार बनाए थे। सबसे पहले 2 बड़े बड़े हथियार बनाए थे। पहला हथियार था रथमूसल और दूसरा हथियार था महाशीला कंटक। ये 2 हथियार थे, पूरे विश्व इतिहास के सबसे प्राचीन हथियार हैं रथमूसल और महाशीला कंटक यंत्र। क्या होते हैं समझ लीजिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने सबने बाहुबली तो फिल्म देखी होगी, फर्स्ट वाली बाहुबली बिगिनिंग, जिसके अंतर्गत आपने वो हथियार देखा होगा जिसमें बड़े बड़े पत्थर उस चमचे में डाल के फेंके जाते थे कालकेय की सेना पर। वो हथियार था महाशीला कंटक। और रथमूसल, उसी फिल्म के अंदर आपने बल्लाल देव का वो रथ देखा होगा जिसमें वो चक्री चलती है और सामने शत्रु कटते हैं, उसी को कहते हैं रथमूसल, रथों को तोड़ने वाला हथियार। ठीक है, बाहुबली ने नहीं बनाया था, ये था रियल में बाहुबली। ठीक है, वैसे बाहुबली नाम का कोई कैरेक्टर दुनिया में था ही नहीं। देखिए, इन्हीं अजात शत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, और अलग से बौद्ध संगीतियों का मैंने वीडियो बना रखा है 483 ईसा पूर्व में। यानी इसका मतलब साफ है कि गौतम बुद्ध इनके भी समकालीन थे। ठीक है, इन्हीं उदाईन ने सबसे पहले राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। यानी पटना सबसे पहले राजधानी बनी थी उदयन के समय, जो कि हरियंक वंश के सम्राट थे, अजातशत्रु के पुत्र। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। और नेक्स्ट सम्राट है शिशुनाग वंश। देखिए, ये शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों वह शूद्र थे, शूद्र वंश थे। कहते हैं जाति से ये नापित थे, यानी नाई थे। इन्होंने राज्य किया था। शिशुनाग, इनका एक कोई इतना उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कालाशोक काकवण कौवे जैसा था। इन्हीं के समय सेकंड बौद्ध संगीति हुई थी, और संगीतियों को मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप वीडियो नंबर 17 देख सकते हैं, सॉरी वीडियो नंबर 18। बौद्ध संगीति हुई थी इन्हीं के समय 383 ईसा पूर्व, 100 साल बाद में। और उसके बाद में आया समय नंद वंश का, जिसका पहला सम्राट था, संस्थापक था महापद्मानंद। कहते हैं कि ये भी जाति से नाई था। और इसी महापद्मानंद के 9 पुत्र थे, 9 पुत्र थे जिन्हें नवनंद कहा जाता है। उन 9 पुत्रों में सबसे छोटा पुत्र, नाम तो इतिहासकार नहीं जानते उसका, लेकिन उस पुत्र को जनता का शोषण करना अच्छा लगता था, उसको धन से काफी प्यार था। जनता का सोना उसे पिघला पिघला कर
एक बड़ी बड़ी सिल्लियां बनाने का बड़ा मजा आता था, उसे दुनिया भर का धन चाहिए था। महापद्मानंद के 9वें सबसे छोटे पुत्र, जिसका नाम तो पता नहीं, लेकिन जनता का धन एकत्रित करने का बड़ा शौक था, इसलिए जनता उसे गुस्से से धनानंद कहती थी। और इसी धनानंद के समय हिंदुस्तान में एक बाहरी विदेशी आक्रमण ने दस्तक दी थी। वो विदेशी आक्रमणकारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। बड़ा तूफान है जो यूनान से उठेगा और वह सिंधु नदी के किनारे तक आकर दस्तक देगा। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। अगर वो कहानी आपको समझ में आ जाए तो नीचे कमेंट जरूर करना कि मैं किसकी बात कर रहा था, और अगर नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, 23 घंटे का इंतजार करना, वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगी। देखिए, जब मगध सम्राट धनानंद था, जो हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली सम्राट था, उस समय एक बाहरी विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान में दस्तक दी थी। वह सिंधु नदी के किनारे तक आ चुका था। ठीक है, उस आक्रमणकारी का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और उस आक्रमण से बचने के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, एक तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य यानी प्रोफेसर धनानंद के दरबार में आया। जाति से वो ब्राह्मण था, काला कलूटा था, लंबी चोटी वाला था, और धनानंद से कहा, क्योंकि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट हैं, तो उनका सबसे पहला दायित्व बनता है कि वो विदेशी आक्रमणकारी से निपटे। उस आचार्य का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उस आचार्य ने धनानंद से कहा कि हे सम्राट, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े सम्राट हैं और हिंदुस्तान की रक्षा करनी चाहिए आपको। तो धनानंद ने कहा कि कौन सा हिंदुस्तान, मेरा मगध ही मेरा साम्राज्य है, और रक्षा नहीं की। वो तो किस्मत अच्छी थी कि वह सिंधु नदी पार नहीं की उस आक्रमणकारी ने, वह वापस लौट गया, नहीं तो हिंदुस्तान का बहुत नुकसान कर सकता था। लेकिन धनानंद ने उस आचार्य का अपमान किया, उसको चोटी पकड़ के दरबार से घसीटा। उस आचार्य ने जाति से ब्राह्मण भी था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का आचार्य भी था, चोटी को गांठ लगाकर कहा कि हे धनानंद, जिस राजगद्दी पर तू इतरा रहा है, उसे एक दिन तुझे नीचे उतार कर एक योग्य सम्राट को यहां बिठाऊंगा, तब तक मेरी सौगंध पूरी नहीं होगी। और वो आचार्य वहां से निकल गया तक्षशिला की ओर। रास्ते में उसे एक बच्चा मिला। वो बच्चा कौन था, वो आचार्य कौन था, और वो आक्रमणकारी कौन था, ये तीनों चीजें आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। वीडियो एंड करने से पहले एक छोटी सी बात, आपको भले मजा आ रहा है इस सीरीज में, लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है। मैंने ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कम से कम 2 से 3 हजार बच्चे पढ़ाए हैं एक बैच में, दिल्ली के, और यहाँ 15-20 लोग मुझे देखते हैं, मुझे मजा नहीं आता। कम से कम आप इसे इतना फैलाइए, सिर्फ अपना स्वार्थ मत देखिए, इतना लाइक कीजिए, पसंद नहीं आता तो अनलाइक कीजिए, लेकिन यार कम से कम फैलाइए। और जो भी कंफ्यूजन है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रशंसा करनी है तो लिख सकते हैं, बुराई करनी है तो अनलाइक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन फीडबैक जरूर दें। मुझे क्या, किसी भी यूट्यूबर को दें, ताकि वो आगे आपकी सीरीज कंटिन्यू करता रहे। इसी विचार के साथ आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।